तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे भाई एक बार फिर से काफी सारी अपडेट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली स्टोरी से, जहां पे WWE NXT की रेटिंग्स आ चुकी हैं और इस हफ्ते के शो की एवरेज व्यूअरशिप रही 6,36,000 व्यूअर्स, जो कि 4.4% कम थी लास्ट वीक के कंपैरिजन में। और इनको काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिला गाइज NBA की तरफ से इस हफ्ते में। इनफैक्ट ये NXT की ट्यूसडे पे मूव होने के बाद अभी तक की सबसे कम रेटिंग आई है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी NXT के लिए अगर वो इस चीज को देखें। लेकिन कंपटीशन की वजह से भी कहीं ना कहीं ये रेटिंग इतनी ज्यादा डाउन गई है, तो गाइज ये रेटिंग इतनी अच्छी नहीं आई। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ओटिस ने भाई अपनी एक बार फिर से लुक चेंज कर लिया है। ये नई लुक वो दिखा रहे हैं और WWE के शो द बम्प के ऊपर आकर उन्होंने बोला कि मैंने अपनी ये लुक इसलिए रख लिया ताकि ऐसा दिखे कि एज अ टैग टीम में कितना सीरियस हूँ, कितना बढ़िया कंपेटिटर हूँ। और इसकी वजह से भाई स्मैकडाउन पे भी हमें वो ऐसे ही दिखाई देंगे। तो मुझे तो बहुत हंसी आई थी इस चीज को देख के। आपके क्या थॉट्स हैं ओटिस की नई लुक पे, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो स्मैकडाउन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, यानी कि WWE ने, कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो वापस जाने वाले हैं सितंबर 10 को और वहां से स्मैकडाउन का शो हमें लाइव देखने को मिलेगा। तो हर साल एक शो वो करते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन से, और इस साल की जो डेट्स हैं गाइस वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई हैं। और काफी बड़े बड़े नाम जैसे कि एज, रोमन रेंज और जितने भी टॉप सुपरस्टार्स हैं स्मैकडाउन पे, डेफिनेटली उस एक शो पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टोरी में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें जानने को मिली हैं, क्योंकि रेने यंग बात कर रही थी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि किस तरीके से ट्रिपल एच जॉन मॉक्सली के बारे में पूछते रहते थे जब जॉन मॉक्सली WWE छोड़ के गए उसके बाद भी। तो रेने कहती हैं कि भाई न्यू जापान में जब मॉक्सली गए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करी तो वो इंजर्ड हो गए थे, काफी दिक्कत उनकी बॉडी के साथ चल रही थी। लेकिन ट्रिपल एच बार बार रेने को ये बात पूछते रहते थे कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए जॉन मॉक्सली के लिए जो कि हम कर सकें, क्योंकि अगर मेडिकली कोई भी दिक्कत है तो WWE पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो रेने कहती हैं कि भाई देखो, जब उतनी अच्छी टर्म्स पे जॉन मॉक्सली कंपनी नहीं छोड़ के गया था, लेकिन तब भी ये जेस्चर उनकी तरफ से अच्छा था कि हम भाई एज अ कंपनी ऐसे नहीं है कि इसके अगेंस्ट रहेंगे। अब हमेशा अगर इसको किसी मदद की जरूरत है तो हम इसको देने के लिए वो तैयार हैं। तो ट्रिपल एच की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर था और मुझे भी ये न्यूज पढ़ के काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रिसेंटली WWE के हेडक्वार्टर्स में एक बार फिर से बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया है और माना जा रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कई सारे लोग हैं जो कि इस कंपनी को अब छोड़कर जा चुके हैं। और निक खान स्ट्राइक्स वंस अगेन, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि भाई बहुत सारे कट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में WWE के लग रहे हैं, रोस्टर में भी। और न्यूज के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि ये और ज्यादा एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में। और कंपनी का जो स्टाफ है वो भी अब कट शॉट WWE करने के लिए सोच रही है। इस सब के पीछे क्या उनका मास्टर प्लान है, आखिर क्या ऐसा निक खान करना चाहते हैं। और माना जा रहा है कि भाई ये न्यू एरा में WWE कदम रखने वाली है और उस चीज को करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं जो कि निक खान इतनी जल्दी स्टेप्स ले रहे हैं। तो WWE के बहुत से एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी जॉब खो रहे हैं, जो कि कभी भी अच्छी बात नहीं होती। लेकिन भाई अगर निक खान और विंस मैकमैन का मास्टर प्लान बन चुका है तो उसको एग्जीक्यूट करने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट स्टोरी में गाइस काफी सारी डिटेल्स हमें जानने को मिली है रोमन रेंज की तरफ से, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू करी, अलग अलग चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने पॉल हेमन को क्रेडिट करा अपने इस नए गिमिक के लिए, इस कैरेक्टर के लिए। और वो कहते हैं कि हमेशा से मैं चाहता था कि पॉल हेमन के साथ अगर मैं आता हूं तो हम ऐसा कुछ नया करें। और वो कहते हैं कि देखो भाई, जबकि हम एक स्टोरी लाइन में काम करते हैं लेकिन तब भी जो मैं कर रहा हूं वो सब कुछ बिल्कुल रियल है। और वो कहते हैं कि जो मेरी परफॉर्मेंस है मैं चाहता हूं लोग मुझे ऐसे याद रखें, बेटर देन एनीवन एल्स एंड एवरीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। यानी कि रोमन रेंज अपने आप को एज द बेस्ट WWE सुपरस्टार चाहते हैं कि लोग फ्यूचर में उनको उस तरीके से याद रखें। और वो कहते हैं कि भाई देखो, ये पूरी जो चीज है मेरे लिए अब एक मैराथन की तरह है और हम ट्राई करते हैं कि वीक बाय वीक बेसिस पे सबसे बढ़िया एक ऐसी स्टोरी लाइन देने की कोशिश करें लोगों को जो कि उनको कंफ्यूज भी ना करे और बिलीवेबल भी लगे। और वही चीज हम जानते हैं कि WWE के साथ वो कर भी पा रहे हैं। और दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि भाई देखो, मेरे और पॉल हेमन के लिए हमें लगता है कि हमारे करियर्स की ये चेरी ऑन टॉप है, क्योंकि पॉल हेमन तो पहले ही इतने सालों से लेसनर के साथ थे, वो काफी पॉपुलर हैं और मैंने भी 4 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर लिया है। तो ऐसा नहीं था कि हमको कुछ और प्रूव करने की जरूरत थी, लेकिन ये चीज जो है हमको और भी ज्यादा इनहैंस कर रही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात बोली कि पूरे अपने WWE के करियर में अब मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है कंपनी में काम करने का, क्योंकि ऑब्वियसली रोमन रेंज के पास फ्रीडम है अपने कैरेक्टर को बुक करने के लिए। कई सारी चीजें वो पॉल हेमन के साथ ही मिलकर कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उनकी स्टोरी लाइन में विंस मैकमैन का कुछ ज्यादा डायरेक्ट इनपुट है, क्योंकि रोमन रेंज और पॉल हेमन के ऊपर ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। और यही मेन रीजन है कि आखिर क्यों इतने समय से रोमन रेंज की स्टोरीज हमें कंसिस्टेंटली अच्छी देखने को मिल रही हैं। और उन्होंने खुद बोला इंटरव्यू में कि हर हफ्ते वो बैठते हैं दोनों साथ में और डिसाइड करते हैं कि हम कैसे इस चीज का बेस्ट बना सकते हैं सब कुछ। तो ये चीज बहुत बढ़िया थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने बात करी गाइस अपने फॉर्मर स्टेबल द शील्ड की, क्योंकि उनसे
उनसे पूछा गया था कि क्या तुम चाहते हो फ्यूचर में एक बार फिर से उनके साथ रीयूनाइट करना। तो रोमन रेंस कहते हैं देखो भाई, शील्ड का जो पार्ट था वो मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे उससे सीखने को मिला है और मुझे उससे आगे ग्रो करने का मौका मिला है। लेकिन वो कहते हैं कि देखो अब मैं अपने करियर में एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं वन मैन शो हूँ और मैं सारे शॉट्स को कॉल करता हूँ, मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है उस शो पे और वो स्टोरी लाइन सेंस में बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो स्टेज मैं यहाँ पे किसी और के साथ अब शेयर कर पाऊंगा। तो उन्होंने बेसिकली मना कर दिया और वो कहते हैं कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शील्ड को अब रीयूनाइट करने में। और सेथ रॉलिंस के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिंपली ये बोला कि मैं और सेथ हमेशा एक कमाल की केमिस्ट्री रखते हैं इनसाइड द रिंग। और वो कहते हैं WWE के लिए हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हैं कि अगर तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है और तुम्हें बहुत बढ़िया मैच चाहिए तो हम दोनों को रिंग में डाल दो और हमेशा हम तुम्हें कमाल का ही मैच देंगे। और वो कहते हैं कि डेफिनेटली मैं रॉलिंस को पसंद करूंगा एक बार फिर से फेस करना। तो हम जानते हैं कि WWE डाउन द लाइन गाइस ये मैच कर सकती है अगर दोनों सुपरस्टार सेम रोस्टर पे रहे। तो ये काफी सही इंटरव्यू थी रोमन रेंस की तरफ से, बहुत सारी हमें इनसाइड डिटेल्स जानने को मिली, उनकी थिंकिंग जानने को मिली कैरेक्टर के बारे में गाइस। तो काफी मजा आया मुझे ये सब पढ़ के। इसके बाद बात करते हैं तो जॉन सीना ने हिंट करा कि भाई अब वो आने वाले समय में शायद एक फादर बन सकते हैं। और वो कहते हैं कि भाई अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मैं वाइज हो गया हूँ पहले से और मुझे रियलाइज हो रहा है कि भाई हाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है और उस लाइफ के अंदर कभी ना कभी हमको एक पेरेंट भी बनना है। तो हम देखेंगे कि वो चीज़ कब हो सकती है। अब अगर आप ये बात जानते हैं तो निकी और जॉन सीना मोस्टली इसी वजह से सेपरेट हुए थे क्योंकि निकी को बच्चा चाहिए था भाई और जॉन सीना ने उस चीज़ के लिए शायद मना कर दिया। और ये सब रूमर्स हैं क्योंकि हमको तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या चलता है इनकी लाइफ में। लेकिन अब अगर जॉन सीना वो चीज़ करने की सोच रहे हैं तो शायद उन्होंने प्रीवियसली जो गलती करी थी उससे उनको कुछ सीखने को मिला है और डेफिनेटली उनका पर्सनल डिसीजन है। तो मैं तो इसमें कुछ खास कह नहीं सकता क्योंकि मेरा काम यहाँ पे बस आपको आके न्यूज देना है। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं भाई रोमन रेंस की एक बार फिर से, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया इस साल में कि मेन रोस्टर पे कोई सुपरस्टार जिसने एक से ज्यादा मैच लड़ा है, रोमन रेंस इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने वो सारे मैचेस जीते हैं। यानी कि एक भी मैच रोमन रेंस नहीं हारे इस साल में WWE रोस्टर पे। अब रिंकू सिंह जिनको हम जानते हैं उनका भी ये रिकॉर्ड है, लेकिन वो काउंट इसलिए नहीं करा जा रहा क्योंकि उन्होंने सुपरस्टार स्पेक्टेकल के शो में जनवरी में एज रिंकू सिंह विक्ट्री ली थी, लेकिन मेन इवेंट में उन्होंने विक्ट्री ली थी एज वीर, जो कि अब उनका नया कैरेक्टर है, हम जानते हैं ऑन मंडे नाइट रॉ। तो वो दो अलग अलग गिमिक के अंदर मैचेस आते हैं, इसकी वजह से वो रिकॉर्ड काउंट नहीं होता। तो रोमन रेंस इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन जाते हैं जिन्होंने सारे मैचेस जीते हैं, एक से ज्यादा मैच भी लड़ा है और एक भी मैच वो हारे नहीं है। तो भाई कमाल की बात है और आई डोंट थिंक कि आने वाले समय में भी रोमन जल्दी एक मैच हारने वाले हैं। तो गाइस ये थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने ओपिनियन सभी स्टोरीज के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं और Q&A वीडियो शाम को आपको देखने को मिली जाएगी चैनल पे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।